ओके चलो सो ओके। टुडे। हाँ बोलो। क्या कर रही थी? तो बैकग्राउंड में डोंट टॉक, बैकग्राउंड में जिसको बात करना है म्यूट करके बात करो। जो माने बैकग्राउंड रे कथा होचो बापा माँ संगरे या कहा संगरे म्यूट करी की कथा हुआ हैला। बिकॉज मु माइक ऑन करछि कहीं ना आज टिके प्रैक्टिस भी हमें करिवा हैला। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा माने सो आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। यस। चलो वेरी गुड। तो आज हम लोग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट कंक्लूडिंग टॉपिक्स करेंगे। तो जो थे हमर कौन कौन नहीं व्हाट हैव यू टेकन एमटीपी तापरे इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी हैला। तापरे हमें कौन डिस्कस करिवा वी विल डिस्कस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है मु आर क्लास रे डिस्कस करिथिली आज टिके एलाबोरेट करिवा हैला। तापरे गिफ्ट जिफ्ट इन विट्रो फर्टाइजेशन बहुत जिनस एमती हमें डिस्कस करिवा। ठीक अछि चलो। सो बिफोर दैट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट अस डू सम प्रैक्टिस। ऑनलाइन क्लास को सुना है मारूं क्या? तमने नीट रा ई वर्ष रा पेपर देखिथिलो कि नहीं? नो सर। नो यस सर। और नो? एई वर्ष रा नीट पेपर देखिଛ ना नहीं? नो सर। नो सर। वेरी गुड गधा लोग। अरे एई वर्ष पेपर देखिबो कहीं ना एई वर्ष पेपर टफ है जाइची। ओके इस बार जो है तो पिछले साल कट ऑफ क्या गया था 653 में ओडिशा बंद हो गया था। बट इस बार उतना इस बार 500 भी नहीं जाएगा। ओके तो अभी आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अब से नीट टफ हो जाएगा इजी नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? यस चलो सर। आज थोड़ा हम लोग रिवीजन करते हैं पिछले क्लास से थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फिर चलेंगे आगे। ओके चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या होगा इसका आंसर बताओ फटाफट। सर याद आई है ना? थिंक वन। हाँ बोलो। वन। नॉट करेक्टली मैच माय डियर। जो जेनाइटल वार्ड्स है वो कौन कॉज करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये तो वायरस हो गया ना। तो सेकंड। सेकंड इसका आंसर होगा क्योंकि क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है नॉट एक क्या प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है सो इट इज नॉट ए प्रोटोजोअन डिजीज। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। कैंडिडा अल्बिकेंस फंगल डिजीज है ठीक है। सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है चलेगा। ओके हाँ नेक्स्ट। करो जल्दी जल्दी करो लेट नहीं से नहीं होगा। क्लैमिडिया
सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है बताओ। तुम लोग इसके लिए पढ़ते नहीं हो, समझे? पिछले क्लास में ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट सहेली क्या है? तो सहेली इज ए नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है? तो सहेली इज ए नॉन स्टेरॉयडल वीकली पिल, जिसको वीक में एक बार लिया जाता है, नॉट डेली पिल। प्लस ये नॉन स्टेरॉयडल है तो ये सेफर हो गया। ओके, वीकली पिल है तो आपको हर दिन याद रखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? इसमें सेंट क्रोमैन होता है। इसका केमिकल क्या है? सेंट मैन। एंड हु डिस्कवर्ड इट? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। क्लियर? तो अब ये क्या है, क्वेश्चंस क्या है? तो इट इज एन आईयूडी। तो ये आईयूडी है क्या? नो, ये एक ओरल पिल है। ओके, इट इज ए पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। नो, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. ओके, तो अगर आपका एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, blocks receptors preventing eggs from getting implanted। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन का बढ़ने से ओव्यूलेशन बंद नहीं होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से ओव्यूलेशन बंद। क्लियर? इसका करिए एक आंसर। Yes, somebody is doing chatting. वेरी गुड। ये फैजान ने ऑलरेडी उसका आंसर दिया था। सहेली ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। वेरी गुड फैजान। नेक्स्ट अभी आंसर दीजिए। फैजान इज टेलिंग इसका आंसर होगा 3। तो कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ थिक रबर लैटेक्स शीट, ये करेक्ट है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेथड्स व्हिच प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंडोस्पर्म टू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा 3। ओके, वेरी गुड फैजान, फैजान वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाके पढ़ेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। Infertility is the relative state of failure to conceive after how many years of sexual life without contraception? Somebody is answering. Faizan is telling 3. Option 3. फैजान ऑप्शन 3 है ना, आप आंसर 3 कर रहे हो। समझते 3 कहते। एक्चुअली ये थोड़ा डुबियस क्वेश्चन है। ये क्या है ना, आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वही आपको याद रखना पड़ेगा। टेक्निकली क्या होता है कि if a person is unable to conceive in 2 to 5 years, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। तो इसलिए यहाँ आप कोई सा भी आंसर ले सकते हो, तो एनसीईआरटी जो दिया होगा वही फाइनल है। यस, somebody is telling आंसर इज 1। 1 इज नॉट द आंसर मेरे ख्याल से फैजान।
ओके, चलो नेक्स्ट। ये बोलो, सिक्स तलाक फैमिली प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? आरसीएच याद है कि नहीं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? कोकोनट अच्छी मेरीगोल्ड अच्छी बैकग्राउंड में बातें नहीं करो। Yes, somebody is telling the answer. No, 19. brother, not 1960. Not 1960. ତମେ ପଢୁନ ତମ ମାନେ ହେଲା। ଏଟା ଗତ ଥର ତମକୁ ପୁରା ପଢା ହେଇଲା ତ ଭୁଲି ଯାଇଛ। Yes, Suchimita Oza from Indira Gandhi Women's College and Subrat. They are telling 1951, and that is the correct answer. अब इसको करिए। এটা कौन हब? Yes, somebody is telling. Farah Faizan is telling 1. Rajlakshmi is telling 2. Suchismita is telling 1. सुना, एक्चुअली ब्लॉकिंग गैमीट ट्रांसपोर्ट है ना। तो मानने कौन? जैसे आप देख रहे हो, ये फैलोपियन ट्यूब है। ओके, तो जब हम लोग इसको सर्जरी कर देते हैं तो क्या होगा? अब स्पर्म्स कैन नॉट गो टू द एग एंड एग्स कैन नॉट कम टू द स्पर्म। सिमिलरली वास डिफरेंस को जब हम काट देंगे तो स्पर्म्स बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर्जिकल मेथड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, आइडिया करो। 100 क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूं, तो इसलिए जल्दी जल्दी करो। आंसर बोलो, यू कैन टॉक इंस्टेड ऑफ चैटिंग, यू कैन टॉक। आप लोग का माइक ऑन करके टॉक करो। The function of copper iron in copper releasing ID is, yes, somebody is telling. They suppress sperm motility and fertilization capacity. Very good, very good. The answer is 4. They suppress sperm motility and fertilizing capacity. Excellent. Next करिए 11. ଏବେ ନିଟ୍ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। କୁହ ଜଲ୍ଦି, ପାଟିରେ କୁହ, ପାଟିରେ କୁହ। ଚାଟ୍ ରେ କଣ ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ପାଟିରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ। Sir, 2. टू देखा तो नॉन मेडिकेटेड रे मल्टीलोड आसीबनी, कहना मल्टीलोड एक कॉपर है। इट इज ए कॉपर आईयूडी। सहेली कंटेंस एडा करेक्ट। लैक्टेस्टल एमेनोरिया, प्रेजेंस ऑफ एमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। डायफ्राम कवर द सर्विकल सर्विस सर्वाइकल कैप वॉल्स आफ्टर कॉइटस नहीं, बिफोर कॉइटस, ठीक अछि। तो आर आंसर का करेक्ट कोटा हे जीवो, आर आंसर करेक्ट हे जीवो 2। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। Sir, MTP. पूछो पूछो पूछो।
इनफर्टिलिटी को केमती ठीक करवा यस सुब्रत सेठी एज गिवन करेक्ट आंसर उसका आंसर है ART अरे सुनो अगर somebody is not able to conceive तो उसको हम मदद करेंगे ना एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आया समझ तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चलो गुड तो समाने देखो पढ़ी कि आसुथिबो हला एडा कर तापर क्लास को पढ़िबा yes somebody is chatting रे कहउचंती राजलक्ष्मी 3 ऑप्शन को जो समझते 3 सोचो 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 कॉपर टी प्रिवेंट्स पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वैजाइना अपर टू फैलोपियन ट्यूब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हला कॉपर टी क्या है वो गैमेटोटॉक्सिक है माने कॉपर आयंस विल बी रिलीज्ड इट विल किल द स्पर्म्स नॉट प्रिवेंट पैसेज तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट तो एटा आंसर है जीव 1 बुझलो किए 1 कहिछि कि विजयलक्ष्मी तमाने निजे को अनम्यूट करि परिबो मु तुमको म्यूट करिछि कारण तमाने बैकग्राउंड रे कथा होउछ तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ हैला अनम्यूट करबो कथा है कि आउथर म्यूट कर दबो चलो ठीक अछि तामे एतरे क्वेश्चन डिस्कस कर ले एबे क्लास रे पढिबा तापर आउथर एंड रे प्रैक्टिस करिबा ओके so now we will go and again revise कर दबा किछि टॉपिक्स तापर आउथर पढिबा ता विषय ठीक अछि now are you all able to see the screen again Yes, sir. चलो तो this is the concept so today we will be first discussing about MTP and MTP act तो तम NCERT रे 2011 रा देइची डाटा and I have also included 2021 डाटा हैला तो देख रहे हो अकॉर्डिंग टू NCERT one of the techniques of birth control is medical termination of pregnancy okay actually एटा मते भल लागुनी स्टेटमेंट टा because MTP is not a good thing it is not a good thing for a girl's life but अगर मजबूरी है तो कुछ कर नहीं सकते so we have better birth control techniques उसको यूज करने से क्या होगा प्रेगनेंसी होगा ही नहीं बुझिगला तो दैट इज ऑलवेज सेफर देन एमटीपी ठीक अछि तो तम बहुत लोग भाबती साउंड इज क्लियर एवरीबॉडी आर यू एबल टू हियर मी Yes, sir. चलो तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है तो एमटीपी एनसीईआरटी कहूची बट एटा सबटू लास्ट रिसोर्ट हेबा कथा ओके so it should always be the last resort we have better techniques fine because prevention is always better than cure
कहीं ना एमटीपी हब वाली किसी गारंटी नहीं. There are some set of rules and those rules should be fulfilled. So that is why I personally don't prefer to take MTP as a birth control pill. Okay? Because abortion is one of the worst thing that has happened to a girl. So say whenever a person is practicing birth control, he or she should avoid getting pregnant. ओके. बट अगर एक्सीडेंटली हो गया तो क्या करेंगे? तो वन ऑफ द टेक्निक इज एमटीपी, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देसी या वेग लैंग्वेज में हम उसको अबॉर्शन बोलते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी either by the medical and surgical methods before the viability of fetus. Viability of fetus का मतलब क्या है? कि जेबे तारा लाइफ आसी जीवो. बिकॉज एक बार बच्चे का लाइफ आ जाता है, एक बार वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है, एंड एक बार वो एक व्हाट लिविंग ह्यूमन हो जाता है, तो उसके बाद उसको गिराना इज अ टाइप ऑफ किलिंग. तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो इसीलिए फीटस वायबल हेबा पूर्वरु वी हैव टू इंड्यूस द अबॉर्शन. अंडरस्टूड? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमटीपी. नियरली 40 to 50 million MTPs, ये एनसीईआरटी डाटा है, are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of total number of conceived pregnancies. माने आमर जेतिकी प्रेगनेंसीज होउची वर्षकर तार 1/5 प्रिफर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. भाई इससे बेटर होता कि आप कंसीव ही नहीं करते, है कि नहीं? So it is really a miserable statement that 1/5 of the normal conception are ending in termination. Okay. चलो, तो why MTP? तो obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy. Okay. So अब pregnancy हो गया है and desired नहीं है, ताले कौन करिबा? ताहले आमे ताकू एलिमिनेट कर दबा. So either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptives used during coitus or rapes. ठीक है? तो सपोज एक्सीडेंटली एक गर्ल गेट्स रेप्ड, तो उसको तो पता नहीं था ना, तो दैट इज व्हाई शी कुड नॉट टेक बर्थ कंट्रोल और एनी टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स. तो उस केस में क्या होगा? कैजुअल सेक्स कर रहे थे, दम मारो दम मिट जाएगा, एंड बच्चा हो गया. अब क्या करें? तो इन इंडिया प्लीज रिमेंबर, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए एमटीपी आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. Okay, there are legal rules. So that is why actually every unprotected intercourse casual may not be allowed. So be careful. So MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal to mother or the fetus or the both. सुनिए, अगर पता चल रहा है जो बच्चा पैदा होने वाला है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, ओके, उसका बचना बहुत मुश्किल होगा, या फिर अगर प्रेगनेंसी मदर के बॉडी को हार्म कर रहा है, तो ऐसे या दोनों ही हार्म हो रहे हैं, तो इस केस में एमटीपी अलाउ किया जा सकता है. MTPs are considered relatively safe during the first trimester.
ट्राइमेस्टर माने कौन 3 मास। इन ह्यूमंस प्रेगनेंसी कितना महीना का होता है बताइए। 9 9 months. वेरी गुड। तो 9 मंथ्स को हम कितना ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देंगे। 3 times 3। नाउ आप लोग ऐसे डिस्क बातें बातें करके पढ़ने में अच्छा लगता है ना साइलेंट रहने में अच्छा लगता है। बोलो, डू यू लाइक टू इंटरेक्ट विद द टीचर और बी साइलेंट। Yes, sir. क्या यस सर। सर बात करके पढ़ने के लिए अच्छा है। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे लगेगा कि हम क्लास में ही बैठे हैं, है ना। तो इसीलिए Yes. बैकग्राउंड में जब इधर उधर का बात करना हो तो अपना माइक बंद करके बात करिए। चलिए वेरी गुड। अब सुनिए, तो एमटीपीज जो है हम लोग जो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मंथ 1 to 3, सेकेंड ट्राइमेस्टर मंथ 4 to 6, थर्ड ट्राइमेस्टर मंथ 7 to 9। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 3 महीने के बाद बच्चे को देखोगे तो बच्चे का साइज अराउंड 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसका सारा जो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स हो रहा है, ब्रेन बन रहा है या हार्ट बन रहा है या लंग्स बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। बट जो बच्चे का साइज है वो काफी छोटा है। इसीलिए अगर हम लोग करेंगे एबॉर्शन तो वो क्या है ना, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है मदर के लिए, मदर के लिए सेफ है। ओके। बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी देखोगे, अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी देखेंगे उसमें क्या होता है, बच्चा सडनली ग्रो करने लगता है। तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ बच्चे का वजन नियरली आधा से 1 किलो हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा एबॉर्शन कराना। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एबॉर्शन इज वेरी 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 डेंजरस। अंडरस्टूड। इसीलिए बेटर क्या है, अगर एबॉर्शन कराना ही है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा लीजिए। अंडरस्टूड। नाउ एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया है। इसीलिए देखो, पहले एमटीपी में कोई लॉज नहीं थे, कोई भी करा सकता था, बट फिर लोगों ने उसका मिसयूज किया। क्या मिसयूज किया, जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा लड़की होने वाला है तो उसको अबॉर्ट करा। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, फीमेल फिटिसाइड। ओके, फीमेल फिटस को मार देना। तो आप देखोगे लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक हरियाणा, पंजाब। ओके। तो वहां क्या है ना भाई, उनका जिंदगी भर कुड़ी कुड़ी ओ कुड़ी 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 ओ कुड़ी 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 गाना गाते रहेंगे। ओके। आप देखोगे पंजाब का 90% इनकम कुड़ी गाने से होता है। बट अगर कंसीव हो गया कुड़ी तो उसको रखने में उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो वो पता नहीं कहाँ, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से आएंगे और पंजाब में लोकल डॉक्टर्स के पास आके अबॉर्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो घूस खाकर पैसा लेकर करा देते हैं। अंडरस्टूड। तो एक बहुत सिवियरली डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया। तो कि जो मेजर एमटीपी है भाई, एमटीपी क्यों कराना चाहिए, अगर बच्चा नेचुरल जी नहीं सकता, बच्चे को या माँ को या दोनों को कोई खतरा है, तब एमटीपी कराना चाहिए। बट लोगों ने एक फैशन बना लिया कि भाई लड़की है तो एमटीपी करा लो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया कि भाई ऐसे बदमाशों से बचा जाए। सो दैट इज वाई नाउ आप एमटीपी कराने से पहले बहुत
बड़े पेपर वर्क से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी। सो आप देखोगे जो क्वैक्स होते हैं, क्वैक्स कौन होता है? अनक्वालिफाइड माने माने डॉक्टर्स। वो लोग अपने मन से ही डॉक्टर बन गए हैं, समझ में आया? तो इसीलिए वो थियोरिटिकल डॉक्टर्स है, उनके पास एमबीबीएस का कोई डिग्री नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो अबॉर्शंस हैं ये वो लोग करते हैं। तो इसीलिए वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स बन गया है एमनियोसेंटेसिस का एज वेल एज एमटीपी का। हम बाद में एमनियोसेंटेसिस पढ़ेंगे आज भी, तो आपको पता चलेगा। नाउ हाउ इट इज डन। तो इसको मेडिकल अबॉर्शन कैसे करते हैं? तो अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, या कोई मेडिकली लीगल अथॉरिटी के पास जाएंगे, तो दे यूज ए ड्रग दैट इज कॉल्ड माइफेप्रिस्टोन। ओके, तो ये जो ड्रग है इसका नाम क्या है? माइफेप्रिस्टोन। इसको RU486 भी बोला जाता है। इसके साथ साथ एक कूलिंग एजेंट लिया जाता है, मीजोप्रोजोटॉल। तो दिस इज अप्रूव्ड फॉर अप टू 7 वीक्स टर्मिनेशन। तो अगर 7 हफ्ते का बच्चा है तब भी ये इसको यूज किया जा सकता है। ओनली RMP। RMP क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन प्रिस्क्राइब दिस ड्रग। ठीक है, तो ये ड्रग ओनली मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द एक्ट हैज टू फॉलो MTP रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी डॉक्टर इसको यूज करेगा उसको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, अदरवाइज उस पे भी कार्रवाई हो सकता है। कैन प्रिस्क्राइब इन हिज हर क्लिनिक प्रोवाइडेड ही और शी हैज एक्सेस टू एन अप्रूव्ड प्लेस। ठीक है, सपोज वो मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट में नहीं बट अपने क्लिनिक में वो कराते हैं, तो वो भी चलेगा, बट रूल्स सारे मानने पड़ेंगे। शुड डिस्प्ले सर्टिफिकेट फ्रॉम ओनर ऑफ अप्रूव्ड प्लेस एग्रीइंग टू प्रोवाइड एक्सेस। ओके, तो जो कर रहा है उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो व्हाट आर द मेथड्स, कैसे किया जाता है? तो एक तो मेडिकली किया जाता है, माइफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोजोटॉल देकर। ओके, एंड अगर थोड़ा लार्जर माने ज्यादा टाइम हो गया है तो मिथोट्रेक्सेट भी लिया जा सकता है, एंड और ज्यादा टाइम हो गया है तो टैमोक्सिफिन भी लिया जा सकता है। ओके, ये मेडिकली है, ये मेडिसिनली इसको हम अबॉर्ट करा सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट सर्जिकली क्या क्या है? वैक्यूम एस्पिरेशन, माने हम एक वैक्यूम लेके उस एम्ब्रियो को सक कर लेंगे। ओके, तापरे सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज। तो क्यूरेटेज मतलब क्या है? नोच नोच के निकालना। ओके, गोटे स्पून जैसा स्ट्रक्चर लिया जाएगा एंड द यूट्रस विल बी स्क्रैप्ड एंड द प्रेगनेंसी विल बी रिमूव एंड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, तो मिसोप्रोसोटॉल इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन अलॉन्ग विथ माइफेप्रिस्टोन जो कि एंटी प्रोजेस्टेरोन है, इज एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। Vacuum aspiration and surgical processes are adopted together. Second trimester abortions are risky. They are generally performed after testing the sex of the baby through amniocentesis or sonography. तो एक्चुअली क्यों लोग सेकेंड कराते हैं? इसलिए नहीं कि वो बच्चा में कोई गड़बड़ी है, इसलिए क्योंकि वो लड़की है। ओके, now this is the MTP Act of 1971। तो MTP एक्ट जो कि 1971 में प्रपोज किया गया, इट वाज इम्प्लाइड फ्रॉम 1972। अमेंडमेंट्स कब कब किया गया? 1975, 2002, 2003। प्लस I have also given in the side
द 2021 MTP अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो एनसीईआरटी में अप टू 2003 दिया हुआ है, बट हियर आई हैव गिवन अप टू 2021। तो उसमें क्या है, ग्राउंड्स कैसे आपको अलाउ किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, रिस्क टू द मदर। प्रॉब्लम नंबर 2, रिस्क टू द चाइल्ड टू बी बोर्न। प्रॉब्लम नंबर 3, अगर प्रेगनेंसी एक अनवांटेड रेप से हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रेगनेंसी अगर बर्थ कंट्रोल फेलियर से हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज यूज्ड कॉपर टी, उसके बावजूद प्रेगनेंसी हो गया है, तो इस केस में गवर्नमेंट अपना गलती मानता है। कॉपर टी या जो आईयूडीज या सर्जिकल मेथड्स, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के अंडर होता है। तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुआ, आप और भी यदि प्रेगनेंसी होउची, ताहले गवर्नमेंट अलाउ करूची तमे टर्मिनेट करि पारिबो। तापरे अगर एक ऐसा बच्चा आने वाला है, सपोज एक प्लेटफॉर्म में एक गरीब लड़की घूमती रहती है या पागल लड़की घूम रही है, उसको लोगों ने रेप करके उसका बच्चा होने वाला है, तो वो तो खुद अपने लाइफ को जीने के काबिल नहीं है, तो हाउ शी विल डील विथ अनदर बेबी। तो इस तरह से अगर कोई सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अलाउ करता है। So abortion has been legal in India under various circumstances. The Medical Termination of Pregnancy Regulation 2003 were issued under the Act to enable women to access safe and legal abortion service. In 2021, MTP Act was passed with certain amendments to 1971 Act, such as women being allowed to seek safe methods on the grounds of contraceptive failure, an increase in gestation limit to 24 weeks। माने अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो एक लड़की कह सकती है एमटीपी कराने के लिए। जेस्टेशन लिमिट 24 वीक्स हो गया स्पेशल कैटेगरी ऑफ विमेन के लिए। 24 वीक माने कितने मास ही गला 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, वेरी वेरी रिस्की। बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, okay, and opinion of one abortion service provider required up to 20 weeks of pregnancy। अगर 20 वीक्स तक जेस्टेशन है या प्रेगनेंसी हो गया है, आपको एक डॉक्टर का परमिशन लेटर चाहिए। उससे अगर ज्यादा हुआ तो 2 डॉक्टर्स का चाहिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks। 12 weeks मतलब first trimester। Okay, on the opinion of one practitioner। If the pregnancy has lasted more than 12 but less than 24, 2 registered medical practitioner must share the opinion and in good faith। ऐसा नहीं कि भाई पैसा लेके दोनों हाँ बोल दिए। ओके, तो दोनों का गुड फेथ होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसीलिए एमटीपी इज नॉट सो इजी, इसीलिए बेटर मेथड्स है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर, चलो। सो ये देखिए देयर आर सम टेस्ट। तो 12 वीक्स, हाउ फार, तो 12 वीक्स और लेस you want to have it done, a woman can request an abortion for any reason। Okay, who can do it? A doctor, a trained nurse, a midwife at clinic, community health center or hospital। 13 to 20 weeks माने ये सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया। प्रेगनेंसी इज a danger to the woman, physical and mental health। Pregnancy is as result of rape, fetus is likely to die, the birth will affect woman's socio-economic status। ये कहाँ कर दो, ओनली ए डॉक्टर एंड ओनली एट हॉस्पिटल। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी आप क्लिनिक में नहीं करा सकते। मोर देन 20 वीक्स हो गया माने सपोज माने एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, in limited cases, only if there is a severe threat
to the life of the woman or if there are serious congenital problems, मतलब बच्चे का कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो only a doctor, only at hospital. ओके, कुछ पूछना है अबाउट एमटीबी? अदरवाइज विल गो टू एसटीआई. एनी डाउट्स? ठीक है, we will go ahead. The next topic that we'll discuss is sexually transmitted infections. पहले इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोला जाता था, अभी इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है. So what are they? Gonorrhea, chlamydia, chlamydiasis, okay, trichomoniasis, HIV, hepatitis B, genital herpes, syphilis, pain with urination, pain with sex, discharge from genitals. तो ये सब आएंगे आपके STI के अंदर. So an STI is also referred to as STD and the older term venereal diseases. Is an infection that is spread by sexual activity, especially vaginal intercourse, anal sex, oral sex, or sometimes manual sex. ठीक है? STIs often do not initially cause symptoms. तो इसलिए आपको पहले पता नहीं चलता है किसी को, which results in a risk of transmitting them to others. So if a person is unaware he or she is suffering from STI, तो वो न चाहते हुए भी वो दूसरे लोगों को वो डिजीज स्प्रेड कर देगा. क्लियर? So the term STI is generally preferred over STD as it includes cases with no symptomatic disease. तो इसीलिए जब डिजीज है ही नहीं तो उसको डिजीज क्यों कहें? आपको हल्का सा सिम्टम ही पता चलेगा. बाय द टाइम आपको डिजीज का कीटाणु दिखेगा काफी देर हो गया हो. ठीक है. STIs may include vaginal discharge, penile discharge, ulcers on or around genitals, and pelvic pain. Some STIs can also cause infertility. तो बैक्टीरियल एसटीआई कौन कौन सा हो गया? क्लैमिडिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस. वायरल एसटीआई कौन कौन सा हो गया? जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस HIV एड्स एंड अदर पैरासाइटिक जो है ट्राइकोमोनियासिस, वो प्रोटोजोअन डिजीज हो. क्लियर? मोस्ट STIs आर ट्रीटेबल. ओके, देखो HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया एंड जेनाइटल हर्पीस हो गया. ये क्योरेबल नहीं है, बट अदर्स आर क्योरेबल. ठीक है. सम वैक्सीनेशंस में डिक्रीज, जैसे अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लिया जाए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन ले लिया जाए, तो आपका हेपेटाइटिस बी नहीं होगा एंड आपका जो जेनाइटल वार्ट्स या जेनाइटल हर्पीस भी नहीं होगा. Safe sex practice such as use of condoms, having smaller number of sexual partners, and being in a relationship in which each person only has sex with the other also decreases STI. ये तो सिंपल सी बात है भाई. अगर नॉन सर्कल में इंटरकोर्स होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अननोन सर्कल में इंटरकोर्स होता है तो असुविधा है. तो अगर STI से बचना है तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ विद योर पार्टनर, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो वाइफ हो, बट वो सिंगल पार्टनर होना चाहिए. ओके, तो दैट इज अ कंसेप्ट. वो सेफर होगा. अगर आप ज्यादा बड़ा ग्रुप यूज करेंगे, उसमें से कोई एक करप्ट हुआ, कोई एक डिजीज हुआ, तो ही और शी विल स्प्रेड द डिजीज टू एवरीवन. ओके. Comprehensive sex education may also be useful.
इसलिए आजकल स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ये सब चीज। क्यों? ताकि बच्चे अवेयर हो एंड गलती करने से बचे। STI diagnostic tests are usually available in the developed world, but they're often unavailable in developing. माने इंडिया जैसे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, बट अमेरिका में अवेलेबल है। There is often shame and stigma. एक्चुअली क्या होता है, लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते, फिर उनको शर्म आता है डॉक्टर से बोलने के लिए कि ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए ये लिंगर करता है। ओके, सपोज सिम्टम्स आया, इमीडिएटली बता दिए तो ठीक हो जाएगा, बट जनरली बताने के लिए बहुत, हमारे जैसे सोसाइटी में STI हो गया तो बोलने के लिए बहुत लोग शर्माते हैं। तो इससे क्या होगा कि डिजीज बढ़ता बढ़ता जाता है, जब तक वो बोलेगा तब तक उपाय नहीं होगा और कुछ। In 2015, STIs other than HIV resulted in 1 lakh deaths worldwide. सोचो, HIV को छोड़ दो तो 101 लाख से ज्यादा डेथ्स हुए हैं। Globally in 2015, about 1.1 billion people had STIs other than AIDS. समझ रहे हो? माने 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को STI था 2015 में। अदर देन एड्स, एड्स होने से तो और नंबर बढ़ जाएगा। About 500 million have either syphilis, gonorrhea, chlamydia और trichomoniasis, इसलिए वो ठीक हो जाता था। At least an additional 530 million have genital herpes and 219 million women have human papilloma virus. तो ये सब ठीक होने का चांस बहुत कम है। क्लियर? So now this is the structure about gonorrhea. तो गोनोरिया में ये आपका पैथोजन मैंने आपको दिखाया है। द पैथोजन, इसमें स्पेलिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर, द स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड गोनोरिया, GONORRHOEA। तो अब इसका पैथोजन कौन है? नेइसेरिया गोनोरी। ओके, स्पेलिंग क्या है? NEISSERIA GONORRHOEAE। प्लीज रिमेंबर, अगर आप एग्जाम में स्पेलिंग गलत लिखते हैं पैथोजन का, तो इन जूलॉजिकल नेम कंसेप्ट रॉन्ग स्पेलिंग इज ट्रीटेड एज ए रॉन्ग नेम। समझ में आया? तो सपोज आप गोनोरिया में ई नहीं लगाएंगे तो आपका वो 0 मार्क मिलेगा। ओके, समझ में आया? नाउ सिम्टम्स क्या है? द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ पेनिस, वजाइना, माउथ और एनस। Symptoms usually appear 2 to 5 days after contact. However, some men might notice symptoms up to a month. Symptoms in men include burning and pain while urinating, increasing urination, discharge from the penis, white, green, yellow, red or swollen urethra, swollen or tender testicles or sore throat. And women में क्या होगा? Vaginal discharge, burning or itching while urinating, painful sexual intercourse, severe pain in lower abdomen or fever. However, many women do not show any symptom. ये और भी खतरनाक। सिमिलरली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ये कॉज करता है क्या? क्लैमिडिया। ओके, तो इसमें देखो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, सिम्टम्स सिमिलर होता है, बट यही केस रे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तापर नेक्स्ट डिजीज इज सिफिलिस, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम।
ओके, ये एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ओके, नाउ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन डेथ, बट ये ट्रीटेबल है, याद रखिए। सिफिलिस इज ट्रीटेबल, बट अगर अनट्रीटेड रहा तो गड़बड़ भी हो सकता है। तीन स्टेजेस में सिम्टम मिलेगा, प्राइमरी स्टेज, ओके, सेकेंडरी स्टेज एंड लैटेंट स्टेज। So in tertiary syphilis, there are gummas, soft non-cancerous growths, neurological problems or heart symptoms. Genital warts. Genital warts is a viral disease and it is caused by human papilloma virus. आप देखोगे सेक्स ऑर्गन्स के या जेनिटल्स के में छोटा छोटा बॉथो जैसा हो गया होगा या वार्ट जैसा हो गया होगा। ओके, there are various types of HPV and nearly all are sexually active people will become infected with at least one. The warts affect moist tissues and genital area. They look small, skin-colored bumps. Okay, genital warts can grow on the vulva, walls of vagina, area between outer parts of genitals, etc. The symptoms include small swellings of any color. उसका शेप कॉलीफ्लावर जैसा होगा, इचिंग, डिस्कम्फर्ट होगा। ओके, सम स्ट्रेन्स ऑफ जेनिटल एचपीवी कैन कॉज जेनिटल वार्ट्स, अदर्स कैन कॉज कैंसर। वैक्सीन्स जो है, डॉक्टर डो, लोवी एंड डॉक्टर शिलर डेवलप्ड द ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। तो अगर वैक्सीन ले लिया जाए जेनिटल वार्ट्स नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। ये आप देख रहे हैं, ये एनस के पास हो गया है, ये आपका जो दिस इज द वजाइना, एंड ये आप देख रहे हैं जो जो जेनिटल वल्वा पार्ट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सब वार्ट्स हो गया है। ओके, इस तरह से वार्ट्स हो गया है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जेनिटल वार्ट्स। नेक्स्ट डिजीज क्या है हमारा? जेनिटल हर्पीस। ये देखो, ये सब लाल लाल दाग हो गया है। So this is caused by herpes simplex virus 2, क्योंकि एक और हर्पीस होता है, वो ओरल हर्पीस होता है, तो दैट इज caused by herpes simplex virus 1। ओके, तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है एंड इसका कोई क्योर नहीं है। ओके, देयर इज नो क्योर ऑफ दिस डिजीज। तापर HIV। HIV तो आप जानते हो, तो HIV को हम लोग प्योरली STI क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि HIV अदर वे से भी जा सकता है, लाइक ब्लड सिरिंज यूज करना। ओके, सपोज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हुआ है, या आप इन्फेक्टेड पार्टनर का सिरिंज यूज किए हैं, तो इस तरह से भी HIV हो सकता है। इसलिए हम लोग HIV को प्योरली STI नहीं बोलते हैं, ये अदर वे से भी स्प्रेड कर सकता है। बट यस, वन वे इज ऑल्सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, तो आप जानते हो HIV इज वेरी वेरी डेंजरस। दिस इज कॉज्ड बाय, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक तरह का कोरोना वायरस है, एंड यू सी हियर it belongs to retrovirus category। retrovirus क्या है बोलो? what do you understand by retrovirus? बताओ। छी, क्या करोगे? रेट्रोवायरस नहीं आता है? तो रेट्रोवायरस इज ए वायरस विथ RNA जीनोम। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA होगा, एंड इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा।
जो आरएनए को डीएनए में समझ में आया? तो all RNA viruses which have reverse transcriptase can be referred to as retrovirus. ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा हूं मैं उसका स्ट्रक्चर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इवन हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो है आपका वायरस है। तो वायरस के दो प्रोटीन कोड्स हैं, उसके बाहर एक लिपिड कोट होता है, एंड उस लिपिड कोट में आपके इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं। नाउ ये जो रेड वाला प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ओके, एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू CD4 रिसेप्टर। तो ये जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ पढ़ाऊंगा तब इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो HIV वायरस है इसको हमारे ही सेल्स लेकर अंदर ले आए हैं बॉडी में, एंड दैट इज डेंजरस। ये आपका 2 RNA स्ट्रैंड होता है, इसमें 2 ssRNA होगा, प्लस इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। Clear? This is the unique concept of HIV. More details I will discuss later. ये हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ चैप्टर। जो HIV वायरस है ये आया कहां से? तो बहुत लोग मानते हैं कि सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में जो मंकीज हैं, ओके, जो एप्स, वहां से ये मॉडिफाई होके आया है। वेयर दीज आर सोर्स ऑफ HIV1 चिंपैंजी एंड ये है सोर्स ऑफ HIV2। नाउ रॉबर्ट गैलो, okay, published a series of papers, okay, about the retrovirus of HIV. Clear? Lou Montagnier, a French virologist, worked as a researcher in Pasteur Institute in Paris and as a full-time professor. In 1982, Willy Rosenbaum, a clinician at Hospital Bichat in Paris, asked Montagnier for assistance in establishing the case of a mysterious new syndrome, AIDS, then named as gay-related immune deficiency. माने जनरली गेज में पाया जाता था, homosexual males. Montagnier, okay, Rosenbaum had suggested that disease might be a retrovirus. Montagnier and members of this group, okay, notably including Francois Sinozi and Jean-Claude Sherman, had extensive experience with retroviruses. Montagnier and his team examined the samples, okay, and found the virus that would later become known as HIV in a lymph node. इसलिए वो लोग HIV को क्या कह दिए? HTLV3. Okay. So this is Lou Montagnier and Sinozi. They were later awarded Nobel Prize. So Robert Gallo, okay, Zur Hossain, okay, Sinozi and Lou Montagnier. So they are the scientists. तो इनको अलग अलग नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो गैलो को दिया नहीं, तो ऑल्सो द डिसीजन टू ओमिट गैलो हैज रिजल्टेड इन a lot of allegation of the media. भाई जब उन्होंने भी काम किया है तो उनको भी नोबेल प्राइज का हिस्सा देना चाहिए। बट नोबेल प्राइज कमेटी ने क्या बोला कि भाई 3 लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है,
ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। सो इन 2008 Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded to Harald zur Hausen for his discovery of human papillomavirus causing cervical cancer, Francois Sinosi and Lou Montagnier for the discovery of HIV. ओके, तो लू मॉन्टेनियर एंड सिनोसी को HIV के लिए मिला, हराल्ड हॉसेन को मिला आपका डिस्कवरी ऑफ HPV के लिए। रॉबर्ट गैलो को नोबेल प्राइज नहीं दिया, उसने बहुत लड़ाई। ठीक है जी। It was not until French President Francois Mitterrand and American President Ronald Reagan met in person that the major issues were ironed out. The scientists finally agreed to share the credit for the discovery of HIV, and in 1986, both the French and US names, LAV and HTLV3, were dropped in the favor of a new term known as HIV. Clear? So like this. तो इसलिए दोनों लोगों में लड़ाई हो गया। फ्रेंच वाले बोले LAV एंड अमेरिकन टोल्ड HTLV3, तो दोनों ही नाम हटा के एक नया नाम दिया गया। सो तापरे दिस इज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी में क्या हो रहा है, तो इट अफेक्ट्स द लिवर। हेपेटाइटिस अर्थ जानुच लिवर इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस ए में भी इन्फ्लेमेशन होता है, बट वो सिर्फ सिंपल जॉन्डिस क्रिएट करता है। और हेपेटाइटिस बी क्या है, वो इवन मार देगा। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, it is also a type of viral hepatitis caused by HBV, hepatitis B virus, and in areas where the disease is rare, intravenous drug use and sexual intercourse are the most frequent routes of infection. ठीक है, तो यदि ऐसे काम चाहिए, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई आपका जो पब्लिक कंसेप्ट यूज कर रहा है, सो उससे कौन होती द एक्सपोजर विथ इन्फेक्शियस ब्लड और बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस बी स्प्रेड कर सकता है। ठीक है जी। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड वर्किंग इन हेल्थ केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, लिविंग विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रैवल इन कंट्रीज विथ हाई इन्फेक्शन रेट एंड लिविंग इन एन इंस्टीट्यूशन, टैटूइंग एंड एक्यूपंक्चर, ये सब हेपेटाइटिस बी स्प्रेड कर सकता है। ओके, अगर टैटू नीडल जो है तो दो लोगों ने यूज किया एंड वन ऑफ देम हैड हेपेटाइटिस बी, तो ये स्प्रेड कर जाएगा। ना हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसका DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉट RNA। सो अब उसके सिम्टम्स अलग अलग हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, tiredness, weakness and joint. So next disease is trichomoniasis. तो देख रहे हो पैथोजन, दिस पैथोजन इज ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ओके, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विमेन, मेन में रेयर है बट होता है। प्राइमरली स्प्रेड थ्रू वेजाइनल सेक्स with an infected person, but can also spread through anal and oral sex. Syphilis is typically spread through direct contact with the syphilis sore, the usual sore। तो ये syphilis वाला डिस्कशन है। तो ट्राइकोमोनियासिस में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। तो दिस इज समथिंग अबाउट STDs। तो STDs का समरी क्या है, that don't let a moment of pleasure lead to a lifetime of regret. Understood? तो ये कोटेशन याद रखेंगे। तो whenever a person, because today's world is very different,
So always remember, single sex partner is always best. Monogamy is always best. But अगर a person is having more than one sexual partner, so it should be in a known circle. Okay, जिसमें आपको पता है कि all the members are not having STI. अननोन सर्कल में इंटरकोर्स नहीं कराना चाहिए. अगर कराने गए हो तो यूज एनी टाइप ऑफ व्हाट बर्थ कंट्रोल, स्पेशली द कॉन्डम्स एंड एटसेट्रा, ताकि बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं होगा. ओके, बिकॉज आपको हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कॉन्डम्स के अलावा एसटीडी एसटीआई से कोई भी नहीं बचा सकता है. Okay. So these are things: treatment and prevention of STDs, condoms, vaccines like HPV and hepatitis B, dental dams. Okay. Tapare prescriptions to reduce risk of HIV, limiting number of sexual partners, medication for bacterial and parasitic STDs. तो ये आपको ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन दिया गया है STIs के बारे में. If somebody has doubts, हाँ पूछो नसरीन, what do you want to say? Any doubts? सर अगर कॉन्डोम से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, only because हम लोगों ने what we have discussed in the previous class that body contact नहीं होना चाहिए. तो अगर पिल्स ले रहा है कोई तो बॉडी कांटेक्ट हो रहा है. अगर इंजेक्शंस ले रहा है कोई तो बॉडी कांटेक्ट हो रहा है. इम्प्लांट्स ले रहा है कोई तो बॉडी कांटेक्ट हो रहा है. सर्जिकल करा लिए तो भी बॉडी कांटेक्ट हो रहा है. तो ओनली बॉडी कांटेक्ट कहाँ नहीं होगा? बैरियर, वो भी ओनली कॉन्डम्स, क्योंकि बाकी बैरियर में बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है, स्पर्म एग का मिलन नहीं होता. बट अगर एसटीआई से बचना है तो बाहर से ही केयरफुल होना पड़ेगा. अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, सिंगल पार्टनर होना चाहिए. तो लाइक चलिए सर ठीक है. हाँ बोलो. इन्फेक्शन जो होता है, हाँ बोलिए. सर इन्फेक्शन क्यों होता है? बिकॉज देर आर डिजीजेस, पैथोजन है ना, तो जो कीटाणु है तो इन्फेक्शन तो करेगा ही करेगा. सर कॉन्डोम यूज करने से इन्फेक्शन होगा? नहीं, वो तो नहीं होगा ना. सपोज somebody wants to avoid, okay, then the use of condom is best. सपोज अनवांटेड पार्टनर्स के पास जा रहा है कोई, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में कोई जा रहा है, तो वहां कॉन्डम यूज करना बेटर है, तो एसटीआई नहीं होगा. बट सर कोई बर्थ कंट्रोल यूज करोगे तो एसटीआई एड्स होगा. ओके, तो एसटीआई और एड्स से बचने के लिए दो ही डिवाइसेस हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम, नॉट एनी थर्ड. ओके, कोई भी तीसरा टेक्निक काम नहीं करेगा. ओके, तो बर्थ कंट्रोल से बचा लेंगे वो लोग, बट और किसी से नहीं बचा सकते. ठीक है. ओके. चलिए, तो अब ये क्वेश्चन आया था रीनीट पिछले साल जो 2024 में, इसमें बताइए आंसर क्या होगा. टेक दिस क्वेश्चन एंड टेल द आंसर. Okay. नहीं, करो जल्दी. अरे नीट में आपको 30 सेकंड में करना है क्वेश्चन. 20 से 30 सेकंड में, घंटा लगा रहे हो क्या? अभ्यास करो फटाफट. तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सा है?
मल्टीलोड 375। सर आंसर 4। इंडिकेटेड कौन सा है? लिप्स लूप। कैरियर कौन सा है? वॉल। हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है? एलएनजी। तो कौन सा आंसर हो गया? 4। बोलो। सर आंसर 4। ओ बुझेला तो स्पीड करिबो ना हो। तो मैंने इतने स्लो कर केमती हबो? आप लोगों को पता है कि नहीं, जो लोग अच्छा करेंगे, टेस्ट में अच्छा करेंगे, उनको बोर्ड एग्जाम के बाद डीएचएससी इनवाइट करता है यहाँ फिजिकल क्लास के लिए। तो इस साल अराउंड 70 स्टूडेंट्स आए थे। 1 महीना रहे, खाए पिए पढ़े एंड गए। तो इसलिए जो लोग एग्जाम्स क्लास करेंगे, एग्जाम्स में अच्छे मार्क लाएंगे, उन सबको इनवाइट किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए यस। अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो, जबरदस्त मार्क लाओ, तो फिजिकली भी हम लोग आके मिल सकते हैं। चलिए, चलो ये वाला आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है? अरे इसमें नेचुरल कौन सा नहीं है? इजी वाला है। 4। 4। 171 करिए। ये तो वही वाला है जो हमने किया था अभी। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब एमनियोसेंटेसिस। ओके। अब सपोज हमें एमटीपी कराना है, तो एक उसके पहले फीटल डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। क्या गड़बड़ है? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द चाइल्ड? सपोज एक्चुअली कौन हो चीज, अभी जेहेतु फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, तो अब ये सब में भी बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन आ गया है। तो इसलिए हु शुड गो फॉर एमनियोसेंटेसिस? सपोज फैमिली में एक पर्सन है, उसके फैमिली में चाहे वो हस्बैंड साइड हो, चाहे वो वाइफ साइड हो, कोई भी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज है, कोई भी सिंड्रोमिक कैरेक्टर्स है, ओके, कोई भी डिजीज्ड बच्चा है। डिजीज माने जेनेटिकल डिजीजेस जो माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं। तो अगर फैमिली में पेडिग्री में कहीं ना कहीं है, तो ये आपके बच्चे को भी हो सकता है। सो दैट इज वाई उस केस में हम लोग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसका जेनेटिकल मेकअप देखते हैं एंड स्टडी करते हैं कि उसके पास कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर होगा तो हम उस बच्चे को गिरा सकते हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज इन दिस केस मदर बॉडी इज एट वेरी हाई रिस्क। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस देख रहे हो, ये आपको मैंने दिखाया फीटस। तो एमनियो एक्चुअली वन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। तो हमारा एक फीटल मेम्ब्रेन कौन कौन सा है, चारों बोलो। तो आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन कौन सा है? कॉरियन। उसके बाद आ जाएगा एमनियन, एंड दो एक्स्ट्रा है, एलेंटॉइस एंड योक्सैक। ठीक है, तो ये हमारे 4 फीटल मेम्ब्रेन है। तो एमनियन जो है ये एक पैकेट जैसा बनाता है, एंड इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एंड इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो बच्चा स्विमिंग करता रहता है। ओके, सो आवर चाइल्ड इज स्विमिंग इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये प्लेसेंटा। क्लियर? तो अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए
इस एमनियोटिक फ्लूइड में एक नीडल डालेंगे एंड सक करेंगे क्या, फ्लूइड्स। तो अब हमने एमनियन को पंक्चर किया एंड फ्लूइड को सक करके बाहर लाए। तो वो फ्लूइड में क्या होगा, जैसे बॉडी से आपके हर सांस एवरी टाइम बॉडी लूजेस सेल्स, जो सेल्स मर गए हैं वो झड़ते रहते हैं। तो अब इसी तरह से बच्चे के भी सेल्स झड़े होंगे, तो वो किधर होगा, इट विल बी इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड रे छुआ देहरु पड़िथिबा सेल सब थिबो। तो एबे अल्ट्रासाउंड करिकी we will take out some fluid from the amnion and go for different types of test. We go for chromosomal tests, make your chromosomal maps and find out if there is any future problem. तो अगर कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो बच्चे को अलाउ किया जाएगा जन्म होने के लिए। बट अगर कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स दिखा कि तारा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, वो डाउन सिंड्रोम हो सकता है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है या कोई ना कोई सिंड्रोमिक कैरेक्टर हो सकता है या उसके हार्ट में छेद होगा, उसका दोनों किडनी नहीं बनेगा, तो ऐसे अगर कुछ पता चलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को टर्मिनेट करने का परमिशन दे देंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस वाज परफॉर्म to predetermine problems in the fetus. So if there is any problem, people can go for MTP. But if there is no problem, people may not go for MTP. तो ये उसका रूल था, ये उसका मकसद था, पर लोगों ने उसको मिसयूज किया और क्या करना शुरू कर दिए, फीमेल फीटिसाइड। जब जब भी कोई लड़की देखो उसको एबॉर्ट कर दो, एबॉर्ट कर दो, एबॉर्ट एबॉर्ट कर दो, ऐसे। इसलिए जब भी एमनियोसेंटेसिस से लड़की देखा लोगों ने तो उस बच्चे को गिरा दिया। तो इससे क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अभी एमनियोसेंटेसिस कराना इतना आसान नहीं। तो इसलिए कुछ गलती लोगों ने किया, तो उससे क्या हुआ, अभी जो नीडी आदमी है उसे भी एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए फाइल झांकना पड़ता है, इधर उधर झांकना पड़ता है। फाइन, तो सी हियर एडा में देखे तो ये अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है एंड हम लोग नीडल पंक्चर करके एमनियन से फ्लूइड सक कर रहे हैं। क्यों, आप पूछना चाहोगे सर क्यों, वाई इट इज रिस्की? तो आप एमनियन में जो छेद कर रहे हो उससे क्या होगा, 10% चांसेस है कि नेचुरली अबॉर्शन हो जाएगा। फाइन, सपोज किसी का लड़का होने वाला है एंड नॉर्मल लड़का होने वाला है, बढ़िया सुंदर लड़का होने वाला है, बट उसने एमनियोसेंटेसिस करा दिया एंड नेचुरली इंड्यूस अबॉर्शन हो गया, तो क्या हुआ, तो आपका जो नॉर्मल बच्चा था वो भी अबॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखा गया है 10% अबॉर्शन नेचुरली हो जाता है अगर एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है। इसीलिए अगर जरूरत नहीं है इन सब लफड़ों में नहीं घुसना है। ओके, तो डिजीजेस लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टे सेक्स, सिकल सेल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब आपको पहले से पता चल जाएगा। Okay, test is usually at 14 to 18 weeks of gestation. All gross chromosomal abnormalities are and above 50 biochemical defects can be detected. ठीक है, तो सारे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी एंड 50 से ज्यादा बायोकेमिकल डिफेक्ट्स हम लोग पकड़ सकते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है जी। ओके, अब उससे बेटर टेक्निक्स आ गया है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से
15-16 हमने कितना वीक देखा था इधर, देखो इट इज डन 14 to 18 वीक्स। 18 हफ्ता माने कौन सा महीना हो गया, 5th मंथ। तो 5th मंथ में फिर अबॉर्शन होना रिस्की हो जाएगा, समझे। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस का प्रॉब्लम क्या था कि उसका आंसर आते आते, उसका रिपोर्ट आते आते अबॉर्शन का डेट बहुत डेंजरस हो जा रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रहा है या थर्ड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होगा। तो इसीलिए ये उतना फायदाजनक नहीं है अगर आप सेफ्टी पसंद आदमी है तो इसीलिए अभी और भी टेक्निक्स आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इज अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट and acetylcholinesterase. Okay, so they may indicate failure of nervous system to develop properly, as occurs in spina bifida, anencephaly. ठीक है, तो इसीलिए ये सब डिजीज, नर्वस डिजीजेस को ये डिटेक्ट कर सकता है। कितने हफ्ते में, माने 2 से 4 हफ्ते। ओके, तो 2 से 4 हफ्ते में इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। In mid 1950s, Fridge, Fuchs and Powell Rees used fetal cells cultured from extracted amniotic fluid to determine fetal sex based on the presence of Barr bodies. तो कितना तो बार बॉडी है उस अनुसार में पता चलेगा कि क्या सिचुएशन। See what happens, जनरली बार बॉडी क्या होता है, नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम। तो एक लड़के के पास कितना एक्स क्रोमोसोम होता है, 1, 2 लड़का लड़का। एंड लड़की के पास कितना एक्स क्रोमोसोम होता है, 2। तो जनरली एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है। सो दैट इज वाई अगर हम देख रहे हैं तो फीमेल में एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल होगा, मेल में एक फंक्शनल होगा। तो इसीलिए जो नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम है उसको बार बॉडी बोला जाता है। तो अगर बच्चे में बार बॉडी मिल रहा है तो वो लड़का है या लड़की है, लड़का। बोलो। इफ वी आर गेटिंग बार बॉडी इन द एमनियोटिक सेल्स तो वो लड़का है या लड़की है, अरे बाबा, ये somebody is telling in chat बॉय, रश्मिता साहू इज टेलिंग बॉय, गलत। अरे पागलों, लड़के के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, लड़की के पास 2 है, तो एक फंक्शनल होगा। तो लड़का में एक है तो वो फंक्शनल है, लड़कियों में 2 क्रोमोसोम होता है तो एक फंक्शनल वाला होगा, एक बार बॉडी होगा। फाइन, तो अगर बार बॉडी मिल रहा है तो 99% चांसेस है कि वो बच्चा फीमेल है एंड उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए फिर केयरफुल होना जरूरी। ठीक है जी, सर हाँ बोलिए। सर फिर से रिपीट। बार बॉडी, तुम लोग सब है ना, तो क्या पढ़ रहे भगवान जाने। ये तो जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बार बॉडी के बारे में। बॉय क्या होता है, एक्स वाई। गर्ल क्या होता है, एक्स एक्स। तो एक ही एक्स फंक्शनल होता है। तो लड़के का एक है तो ये फंक्शनल है, लड़की का सपोज ये फंक्शनल है तो ये नॉन फंक्शनल है। तो इसी को हम लोग कहेंगे बार बॉडी। समझ में आया। तो इसीलिए अगर बच्चे का क्रोमोसोम स्टडी करते समय बार बॉडी दिखा तो क्या है, तो बच्चा लड़का है ना लड़की है, लड़की है। लड़की है। तो अब तो उसको क्या किया जाए, गिरा दिया जाए। तो इसलिए जो व्हाट द पेरेंट्स डू, ओके, पेरेंट्स क्या करते हैं,
देखेंगे, अगर लड़की है तो उसको गिरा दे, दैट इज कॉल्ड फीमेल पीटी साइन। ठीक है, बट आजकल तो ये बैन हो गया, हमको मालूम है। चलिए, सो ये आपका कंसेप्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो नाउ वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, अभी 9 बज गया है, तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे। आप लोग जाइए, खाना वाना खाकर ब्रेकफास्ट करके आ जाइए। इन 15 मिनट्स, 9:15, we will start and we will go to infertility, sterility, gift, zift, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड फिर ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास so that you can